फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखा था तुमने कि अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब जो भी तुम्हारा सिस्टम है वो सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएगा। स्टेट का मतलब क्या होता है? फेज। हाँ, स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड। हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेट वन मतलब सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिसके बेसिस पे आप अपने सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो, सिस्टम की आइडेंटिटी जो बता सकते हो कि अभी जो मेरा सिस्टम है, मान लो वो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 पर है। आपने इसको किसी प्रोसेस से लेके गए, यू हैव टेकन इट बाय सम प्रोसेस। तो प्रोसेस को हमने कैसे डिफाइन किया था? प्रोसेस वाज डिफाइंड एज द एनी पाथ और द इन्फिनिट सीरीज ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिसको जब आप ज्वाइन करोगे तो वो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जो आपका सिस्टम है वो P2, V2 और T2 वाले कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच गया। तो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए जो तुमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स जो चले उसको हमने क्या बोला? प्रोसेस। उसको क्या बोला? प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में तुम्हारे स्टेट को हो सकता है या तो तुमने कुछ एनर्जी दी होगी या स्टेट से कुछ एनर्जी ली होगी। क्या? या तो तुमने इसको कुछ एनर्जी DQ प्रोवाइड की है या फिर हो सकता है तुमने इसमें से कुछ एनर्जी ली हो। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है। अब जो भी तुमने इसको एनर्जी दी वो इस एनर्जी का करेगा क्या? कुछ पोर्शन तो उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा, कुछ तो वर्क मिलेगा और जो रिमेनिंग जो रहेगा वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 100 रुपीज दिए और बोला कि जाके 2 ब्रेड लेके आ जाओ, 2 पैक ब्रेड के लेके आ जाओ। तो तुम क्या करोगे? ब्रेड जो है वो 40 रुपीज की आती है मान लो, तो तुम बोलोगे कि मेरे को 100 रुपीज दिए थे, 2 पैक ब्रेड के लेके आने थे, तो 80 रुपीज से तो तुम ब्रेड ले आए। बाकी 20 रुपीज तुमने क्या किया? अपने पॉकेट में रख लिए, रिटर्न नहीं किए। तो एक तरीके से जो तुमने हीट दी, Q अमाउंट ऑफ हीट तुमने दी, उस Q अमाउंट ऑफ हीट में से W अमाउंट का तो वर्क कर लिया और बाकी रिमेनिंग जो है वो इंटरनल एनर्जी में रह गया। सो तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? दैट DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। बात समझ में आई? ठीक है। जो भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे ना, इसमें तुम्हारे पास गैसेस से हम डील करेंगे, सॉलिड से लिक्विड की बात नहीं होगी, यहाँ पे मोस्टली गैसेस की बात होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए भी अगर बता दूं, अगर सबसे पहले हम बात करें, किसकी बात करें? हीट सप्लाइड की। तो हीट सप्लाइड क्या होती है? गिवन टू द बॉडी। ठीक है। तुम लिक्विड और सॉलिड की अगर मैं बात करूं, लिक्विड एंड सॉलिड्स, तो इसमें जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे ना वो किसी एक क्वांटिटी की टर्म्स में करेंगे, जिस क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। उस क्वांटिटी को हमने क्या बोला? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करेंगे S से या C, S या कैपिटल C से। स्पेसिफिक हीट होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो इसका ना पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला से समझना इजी हो जाएगा। Q जो हीट दी है इट इज इक्वल टू MS डेल्टा T। क्या होगा? MS डेल्टा T। तो अगर मैं S की बात करूं तो S क्या होगा? Q अपॉन M डेल्टा T, M अपॉन Q अपॉन M डेल्टा T। बताओ यहाँ पे M क्या है? मास लिक्विड का या सॉलिड का, जिसको भी तुम हीट कर रहे हो। अगर मैं उसका मास ले लूं 1 kg, कितना मास ले लूं? 1 kg। और कितने टेम्परेचर से मैंने उसका टेम्परेचर राइज करवाया है? बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बाय 1 डिग्री सेल्सियस मैं टेम्परेचर रेज करवाना चाहता हूँ। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius will be defined as the specific heat capacity. Will be defined as the specific heat capacity. जैसे ही तुमने यहाँ पे वर्ड यूज किया स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, तो तुमने क्या किया? जो तुम्हारी हीट है उसको मास से डिवाइड कर दिया। जब भी तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक वर्ड आएगा ना, मतलब जो भी तुम क्वांटिटी निकाल रहे हो वो पर यूनिट मास है। जो भी तुम क्वांटिटी निकाल रहे हो वो क्या है? पर यूनिट मास। ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? अच्छा, और जो स्पेसिफिक हीट है S, उसकी यूनिट क्या आएगी? SI यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट में तुम्हारे हीट की क्या यूनिट होती है? जूल्स। मास की यूनिट क्या? kg। मास की यूनिट क्या? kg। और डेल्टा T जो है वो तुम्हारे डिग्री सेल्सियस भी हो सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकते हैं, डिग्री केल्विन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर की बात करें। चेंज इन टेम्परेचर वो तीनों ही केसेस में क्या होगा? सेम होगा। तो इन जनरल ये जो आपको मिलती है केजी डिग्री सेल्सियस में लिखी होती है।
लेकिन अगर ये डिग्री केल्विन में भी लिखी होगी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूनिट्स का यहाँ पे खास ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स को है ना वो चेंज करवा सकता है। ये तो हमने बात की लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए। अगर मैं बात करूं गैसेस की, किसकी बात करूं, गैसेस की, सो गैसेस के केस में भी हम जो हीट स्पेसिफिक जो डिफाइन करते हैं ना उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोलो उसको, मोलर स्पेसिफिक हीट, और उसको डिफाइन करेंगे सी से। गैसेस के लिए हमने मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की और उसको हमने लिखा किससे, सी से। सी क्या है, या मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे जैसे ही हमने लिक्विड या गैसेस के केस में जब तुमने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया तो वहां पे तुमने कर दिया लिक्विड के मास से डिवाइड किया। जब तुमने गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से, या फिर एन नंबर ऑफ मोल से, या फिर एन नंबर ऑफ मोल से। सो मोलर स्पेसिफिक हीट को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द हीट सप्लाइड फॉर n moles of gases, heat supplied for n moles of gases to या for temperature rise of, कितना टेम्परेचर राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस या डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी से बात करेंगे तो भी डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो द हीट सप्लाइड मतलब क्यू कितनी करनी है, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए n मल्टीप्लाइड बाय द मोलर स्पेसिफिक हीट C इंटू डेल्टा टी, ठीक है। वो तो हो गया Q। और अगर C की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड फॉर n नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ टेम्परेचर राइज ऑफ डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा टी केल्विन। अच्छा, यहाँ पे मेरे को C की यूनिट बताओ कितनी आएगी। अगेन कैपिटल Q की यूनिट क्या है, C को लिख के सही सकते हो Q अपॉन n डेल्टा टी। Q की यूनिट क्या है, जूल्स, n की यूनिट क्या, मोल्स, और डेल्टा टी की डिग्री सेल्सियस। तो जो तुम्हारा C है उसकी यूनिट क्या आएगी, जूल पर मोल केल्विन। क्या आएगी, जूल पर मोल केल्विन। अब तुम्हारी लिक्विड या सॉलिड्स के लिए, लिक्विड या सॉलिड के लिए जो हमने स्पेसिफिक हीट जो पढ़ा ना वो मोस्टली कांस्टेंट रहता है, हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं जितने भी तुम टेम्परेचर रेंज की बात करते हो। ये चेंज तब होते हैं जब तुम्हारा टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा हो, जिसमें डेल्टा टी तुम्हारा 1500 की 2000 होगा, वहां पे जाके तुम्हारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज होगी। अदरवाइज फॉर योर कैलकुलेशन यू विल एज्यूम दैट फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड जो तुमने एस की बात की है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर हम गैसेस के लिए बोले ना तो गैसेस का सी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, छोटे टेम्परेचर रेंज में भी चेंज होता है। अब तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जब तक बोला ना हो तब तक तुम क्या मान के चलोगे कि कांस्टेंट है। लेकिन अगर वो तुम्हें क्वेश्चन में दे दी कि सी जो है वो वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, सो उस केस में क्या करोगे, तुम्हें अगर टोटल हीट निकालनी है तो तुम बोलोगे इंटीग्रल ऑफ एन सी डेल्टा टी। कैसे निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ एन सी डेल्टा टी वेयर यू विल से दैट सी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का फंक्शन के बन होते हैं। जनरली लोअर रेंज पे लीनियर फंक्शन होते हैं, जब तुम 150 या 200 डेल्टा पे जाते हो, डेल्टा टी जब 200 डिग्री के अराउंड आता है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। फिर जब तुम 500 या 700 पे जाते हो तो ये क्यूबिक रिलेशन बनते हैं। उससे और हायर पे जाओगे तो फोर्थ ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी, फ्रॉम T1 टू T2। समझ में आया, ठीक है। ये तो बात की हमने किसकी, हीट की, हीट के लिए बात की। अब जो तुम्हारी गैसेज जो है उसका सी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, सो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोसेस बाय विच यू आर सप्लाइंग द हीट। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑन विच यू विल सप्लाई द हीट। सो हम लिख लेंगे फॉर गैसेज सी या मोलर स्पेसिफिक हीट विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ supplying heat to the system. It will depend upon the process of supplying heat to the system. अब जैसे अगर हम बात करें तो तुम दो तरीकों से हीट सप्लाई करते हो मोस्टली। एक तो होता है इट्स कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है इट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक क्या होता है, सी कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा हम कैसे सप्लाई करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या नहीं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो वहां पे सी जो होता है वो 0 या इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे जब जाएंगे, या इधर ही देख लो।
एक सेकंड रुको, मैं अभी बताता हूँ। अगर तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर है तो हम उसको लिखेंगे Cp, और अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे Cv। क्या लिखेंगे? C के नीचे सब्सक्रिप्ट लगा देंगे, P का प्रेशर के लिए, V का वॉल्यूम के लिए। लेकिन तुम्हारे सॉलिड्स या लिक्विड के लिए Cp इज इक्वल टू Cv। लिक्विड से सॉलिड के लिए वहां पे प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से कोई स्पेसिफिक हीट पे फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको S से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, Cp से भी, Cv से भी, या कैपिटल C से, कैसे भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा इधर देखो, मैडम ने बोला कि जो तुम्हारा Q है मतलब C है वो डेल्टा T के लिए डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे, देखो इस वाले फॉर्मूले से देखो, तो तुम C को क्या बोलोगे? Q अपॉन N डेल्टा T। अगर तुम्हारा डेल्टा T 0 हो गया, अगर तुम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करोगे तो वहां पे डेल्टा T कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा T अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होनी ही सकती, तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट डिफाइन ही नहीं होती। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, वो डिफाइन ही नहीं होती। सिर्फ गैसेस के लिए नहीं, लिक्विड या सॉलिड्स के लिए, किसी के लिए भी डिफाइन नहीं होती। समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इंटरनल एनर्जी पे। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, सो बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी जो होती है इसमें ग्रुप ऑफ एनर्जीज होती हैं, जैसे बॉन्ड्स की एनर्जी, आयनिक एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस और खुद की इंटरनल एनर्जी। तो हम बाकी सबको नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ ये मान लें कि जो हमारा सिस्टम जो है ना उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर गैसेस जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वो फंक्शन क्या होता है वो पूर्वा आपको याद रखना है, मतलब तेरे को भी याद रखना है, लेकिन तू इसको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ेगा। इससे पीछे एक चैप्टर आता है तुम्हारे गैसियस स्टेट, उसमें तुम पढ़ते हो कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन जो है वो होता है F/2 nRT। F/2 nRT, जहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F जो है वो क्या है तुम्हारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। N है नंबर ऑफ मोल्स। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू बताओ। वो 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। न्यूमरेटर में किलो जूल लिखा तो डिनोमिनेटर में भी किलो मोल लिखा है, या फिर न्यूमरेटर में जूल लिखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मोल। किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। ये है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो इसको हम कई बार ऐसे, इसको अगर तुम डेल्टा की फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 nR इंटू डेल्टा T। मतलब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज के ऊपर तुम्हारा डेल्टा U डिपेंड करेगा। समझ में आया? इन केस अगर यहाँ पे तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो कांस्टेंट रहेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हारी गैस किस टाइप की है। गैस, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गैस किस टाइप की है? डायटोमिक, ट्राइएटोमिक या पॉलीएटोमिक। ठीक है। सो F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक। ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो होती है वो होती है 3, डायटोमिक के लिए होती है 5 और पॉलीएटोमिक के लिए होती है 6। ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कैसे कैसे निकालिए, लेकिन अभी के लिए ये मान के चलो कि तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक की 3, 5 और 6 है, कांस्टेंट है। मोनोएटॉमिक गैस मतलब हीलियम। हीलियम 2 नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं? हीलियम, आर्गन। ये जो गैसेज है ये क्या है? मोनोएटॉमिक। डायटोमिक मतलब जिसमें 2 मॉलिक्यूल से बना है, हाइड्रोजन। और बताओ? मैडम गैस की बात कर रहे हैं। कोई भी गैस जिसमें 2 एटम्स हो, कोई भी गैस जिसमें 2 एटम्स हो वो क्या कहलाएगी तुम्हारी? डायटोमिक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2, सल्फर, CO2। हाँ CO2 CO2 3 हो गया।
कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, वो कितना हो गया 3, तो वो क्या बन जाएगा पॉली एटॉमिक CO2। N2 N2 मैडम क्या है अच्छा। डाई एटॉमिक है, N2 क्या है डाई एटॉमिक। एयर जो है ना इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम लेकिन एयर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 71% बाय वॉल्यूम, ऑक्सीजन इज 21% बाय वॉल्यूम, और जो ट्रेसेस जो बचते हैं 78 पॉइंट समथिंग होते हैं ट्रेसेस जो बचते हैं उसमें तुम्हारी बाकी सारी गैसेस होती है, तो हम एयर को बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि वो डायटोमिक है। तो उस केस में अगर तुम देखोगे डेल्टा यू एफ के ऊपर तो डिपेंड नहीं किया, जैसे ही तुमने एक गैस ली गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट हो गया, तुमने जब गैस ली तो गैस का मास भी कांस्टेंट हो गया, और आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी के। डेल्टा टी क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा यू क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो फॉर ऑल द प्रोसेस, चाहे तुम्हारा कोई भी प्रोसेस हो, साफ साफ बोल रहा हूँ चाहे तुम्हारा कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू विल ओनली रिमेन अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, किसी और चीज के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस मैं साफ बोल रहा हूँ पूर्वा, ये चीज आपको याद रखनी है, अगर रियल गैस की अगर वो बात करेगा तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। सो फॉर आइडियल गैस डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर रियल गैस डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर। वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होगा रियल गैस के लिए, ये चीज बस आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलोगे आइडियल गैस, और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगी और किसी का नहीं होगी। एंड सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और टेम्परेचर क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका मतलब इंटेंसिव का मतलब इनसे क्या याद रखोगे इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास सबसे पहली बात, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेस बाय विच इट हैव बीन अचीव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपके पास वाटर है जिसको आपको बॉईल करके कॉफी बनानी है, तो आप उस वाटर को बॉईल करने के अलग अलग मेथड के हैं। एक तो आप उसको लकड़ी के ऊपर गर्म कर लो, अपने जो भी आपका यूटेंसिल है गैस के ऊपर गर्म कर लो, या फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लो, या उसको सोलर में रख दो सोलर कुकर में। अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन हर केस में जो तुम्हारा एंड टेम्परेचर है वो अगर सेम है तो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन हाउ द टेम्परेचर हैव बीन अचीव, बट फाइनल पॉइंट ही डिपेंड करेगा। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं जो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, पॉइंट फंक्शन या पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन कौन से होते हैं जो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि पाथ के थ्रू अचीव किया गया है। सो टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन, सो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लो। क्या बोलेंगे हम यहां से 2 पॉइंट्स और बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट डेल्टा यू रिमेन सेम फॉर ऑल द प्रोसेस इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेस पाथ। प्रोसेस कोई भी हो हमेशा डेल्टा यू क्या लोगे F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी, या डेल्टा यू को तुम NCV डेल्टा टी भी ले सकते हो। ये वो वाला फॉर्मूला है जो हम मोस्टली यूज करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। CV क्या है गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या है CV। N क्या है नंबर ऑफ मोल, डेल्टा टी क्या है जिससे से आपने टेम्परेचर चेंज किए तो उसकी वजह से डेल्टा यू जो आएगा। सबसे पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट क्या रखना है सिंस टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन, सो डेल्टा यू भी जो आता है वो भी क्या आता है पॉइंट फंक्शन। डेल्टा यू इज अ पॉइंट फंक्शन, सो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन हाउ द एंड स्टेट हैव बीन अचीव, बट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिस्टम के एंड स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आई बात पक्का। आगे चलें, हमने हीट के बारे में एक ब्रीफ देख लिया, इंटरनल एनर्जी के बारे में ब्रीफ देख लिया, अब हम देखते हैं वर्क डन के बारे में। सो नाउ विल सी वर्क डन ऑन दी सिस्टम। हम बात करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम की। इसको समझने के लिए हम अपना मानते हैं कि तुम्हारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जहां पे ये तुम्हारे पास व्हाइट कलर का क्या है सिलेंडर, इसमें पिंक कलर का तुम्हारे पास एक पिस्टन है।
ऐसा तुम्हारे पास एक पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर मान लो एक रॉड लगी हुई है जिसके थ्रू तुम इसको ऊपर या नीचे मूव करवा सकते हो, पिस्टन को ऊपर या नीचे मूव करवा सकते हो। इसके अंदर तुमने गैस भर दी, इसके अंदर तुमने गैस भर दी है। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर तुम देखो तो जो तुम्हारी ऊपर की तरफ एयर जो है, एयर इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। जो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पिस्टन कहाँ जाना चाहेगा, नीचे की तरफ। पिस्टन कहाँ जाना चाहेगा, नीचे की तरफ। जैसे ही पिस्टन थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, जो तुम्हारे गैस जो है अंदर पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैस जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो कंप्रेस होनी शुरू होगी तो उसका प्रेशर धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पिस्टन इतना नीचे मूव कर चुका है कि अंदर जो तुम्हारी गैस जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही प्रेशर हो गया। दोनों का प्रेशर क्या हो गया, सेम। दोनों जितने एरिया पे लग रही है वो एरिया भी क्या है, सेम। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या देता है, फोर्स। मतलब जो फोर्स तुम्हारे एटमॉस्फेयर ने पिस्टन के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स जब तुम्हारी गैस पिस्टन के ऊपर लगाएगी तो तुम्हारा पिस्टन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कौन से बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन से इक्विलिब्रियम की हम बात करें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो अभी जो मैंने स्टेट ड्रॉ किया ना, मैं मान के देता हूँ कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इट मीन्स दैट द प्रेशर ऑफ द गैस एट दिस फिगर शोन, इस फिगर में जो तुम्हें प्रेशर ऑफ गैस दिख रहे हैं वो तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, क्योंकि एरिया से एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन विल बी इक्वल टू, बताओ किसके बराबर होगा ये, नहीं, प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन। नाउ एरिया ऑफ द पिस्टन ऑन बोथ द साइड इज सेम, चाहे तुम नीचे वाली साइड से देखो या ऊपर वाली साइड से देखो, एरिया ऑफ द पिस्टन इज सेम। तो तुम नटशेल में क्या बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। और इस टाइप की कंडीशन में तुम्हें क्या मिलेगा, अभी तुम्हें क्या मिला है, सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मिला है। ठीक है, माइंडेड, क्या मिला है सिर्फ तुम्हें, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। मैंने क्या करना शुरू किया, इसको हीट। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अपनी गैस को भर दिया तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स। मास क्या इसका फिक्स होगा या नहीं होगा, मास विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑल्सो। और अगर मैं गैस को कंप्रेस करूंगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, चेंज। लेकिन वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम या नहीं, सेम रहेगा भैया। वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, मास इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। मास हमेशा कंजर्व रहते हैं, वॉल्यूम कंजर्व होगा या नहीं होगा उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन जितने मोल्स पहले थे उतने मोल्स बाद में भी हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज किए। मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो भी तुम्हारी गैस है उसका मोलर मास भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब गिवन मास तो हमेशा सेम रहने वाला है ना। नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे या डिफरेंट होंगे, पहले तो ये बताओ। नंबर ऑफ मोल्स कब चेंज होंगे, जब तुम एयर को निकालो, मतलब जो भी गैस है उसको निकालोगे उसमें और गैस भरोगे। जैसे ही मैंने गैस ले ली, अब मेरे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जो गैस है वो मेरी फिक्स है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज हुए तो उसका मास चेंज होगा क्या, मास भी नहीं चेंज होगा। तुमने कंप्रेस किया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम कितना है बताओ, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात करूं, बोलो बोलो बोलो, इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, ये वाली हाइट h इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। एरिया इंटू हाइट क्या देगा, वॉल्यूम देगा ना। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया ऑफ द पिस्टन A मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल हाइट। अब तुमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं हम, लो मैंने इसके ऊपर अलग से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया या एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। फोर्स अपॉन एरिया तुम्हें क्या दे देगा, प्रेशर दे देगा। फोर्स अपॉन एरिया क्या देगा, प्रेशर। और इसकी वजह से जो तुम्हारा पिस्टन है वो मूव करके इस वाली लोकेशन पे आ गया। सो दिस इज माय फाइनल हाइट। सो व्हाट विल बी माय फाइनल वॉल्यूम, एरिया इनटू फाइनल हाइट विल गिव मी द फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या चेंज हुए या सेम रहे, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहे, इसलिए मास भी क्या रहा, सेम। मास सेम रहा, लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी,
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गई तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। एक गिवन वॉल्यूम के अंदर अब ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। समझ में आया? अच्छा, लेकिन तुमने जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है वो किसके अगेंस्ट लगाया है? जो तुम्हारी गैस ऑलरेडी प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। पहले गैस ऊपर की तरफ भी तो कुछ प्रेशर लगा रही थी ना, जब उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस आउट किया हुआ था। तुमने जो फोर्स जो लगाया वो गैस के अगेंस्ट लगाया, गैस के अगेंस्ट लगाया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, गैस क्या है तुम्हारा सिस्टम, और तुमने सिस्टम के फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाया, तो तुम क्या बोलोगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्या बोलोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क कितना होता है? वर्क की तो मतलब वैल्यू सब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा है, और एक तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। सो अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क डन क्या होता है, नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेट फोर्स बताओ क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन गैस का प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। सो माइनस प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा एच। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा एच, जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, एच इनिशियल माइनस एच फाइनल। ठीक है, और मैं यहाँ पे वैसे तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल ही लिख देते हैं। सो डेल्टा का मतलब क्या है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स को मैं एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स को एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया लिख सकता हूँ। और मेरे को ऑलरेडी पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे गैस के प्रेशर के बराबर है, तो ये दोनों क्वांटिटी तो कैंसिल आउट हो गई। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया इनटू चेंज इन हाइट। और चेंज इन हाइट तुम्हें क्या देगा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन हाइट इनटू एरिया तुम्हें क्या देगा, चेंज इन वॉल्यूम। सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल गिव यू द वर्क, प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल गिव यू द वर्क। हाँ, वर्क डन कितना आएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट विल गिव यू द चेंज इन वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट विल गिव यू द चेंज इन वॉल्यूम। सो वर्क डन। अच्छा, और ये चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, नेगेटिव टर्म में। चेंज इन वॉल्यूम भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर तुमने क्या किए, कंप्रेस किए। कंप्रेस किया मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या किए, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के ऊपर है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि केमिस्ट्री में हम वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव मानते हैं, फिजिक्स में हम वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव मानते हैं। लेकिन दोनों ही जब तुम पढ़ते हो ना, अपनी केमिस्ट्री वाली बुक में पढ़ोगे या फिजिक्स वाली बुक में पढ़ोगे, तो उसमें वो वर्क डन की बात करेगा। अगर वो साफ साफ बोल देना वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताने, तब साइन नहीं बोलोगे, क्योंकि जैसे ही तुमने बोला वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव रहा होगा फिजिक्स में, पॉजिटिव रहा होगा केमिस्ट्री में। लेकिन अगर वो सिर्फ वर्क डन की बात करे, उसने कुछ आगे नहीं लगाया, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी देखना होगा। अगर साइन आता है पॉजिटिव, तो फिजिक्स के टर्म्स में तुम क्या बोलोगे, इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या बोलोगे, अगर पॉजिटिव आए तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज को रखना, दोनों मत कर देना। वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लिखोगे तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। सो यू विल यूज ईदर वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, या तो इस टर्मिनोलॉजी को यूज करोगे या फिर तुम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को यूज करोगे। समझ में एक बात, दोनों को एक साथ नहीं यूज करना, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, दोनों को एक साथ यूज करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, एरिया इंटू हाइट भी जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि डेल्टा भी हमेशा तुम्हारा फिक्स आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑल्सो।
इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज जैसे जैसे तुम्हारा प्रेशर चेंज होता है वैसे वैसे वॉल्यूम भी उसका कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. सो वर्क डन will always be calculated by integral P dV. It will be calculated by integral P dV, जहाँ पर तुम इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज करोगे, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 या V इनिशियल से लेके V फाइनल तक, V इनिशियल से लेके V फाइनल तक. समझ में आया? दिस विल इज द नेट वर्क. अब तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर तुम्हारा वर्क डन आता है पॉजिटिव तो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन बाय सिस्टम. ठीक है. और अगर तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव आते हैं तो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. अच्छा, अगर तुम्हारा वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो सिस्टम तुम्हारा एक्सपेंड कर रहा होगा. सिस्टम क्या कर रहा होगा, एक्सपेंड. मतलब गैस क्या हो रही होगी, एक्सपेंड, क्योंकि गैस ने प्रेशर ऊपर की तरफ लगाया है. जिस तरफ उसने प्रेशर लगाया है उसी तरफ तो हमारे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. सो वो तुम्हें कब कंडीशन मिलेगी, पॉजिटिव कब तुम्हें मिलेगा, एक्सपेंशन के केस में. ठीक है. और नेगेटिव कब मिलेगा तुम्हें, कंप्रेशन के केस में. अब जो मैंने ऊपर जो डायग्राम जो बनाया था वहां पे तुम्हारी गैस जो है वो कंप्रेस हो रही थी. वहां पे गैस क्या हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी. इसलिए हमारा वर्क डन क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था खुद ब खुद. वर्क डन क्या आ रहा था, नेगेटिव. समझ में आई बात? पक्का? आगे देखें. मोलर स्पेसिफिक हीट, अभी अपन देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में. तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो हमने देखी थी वो ठीक है, सी, और उसको डिफाइन कैसे किया था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ गैस बाय डेल्टा टी टेम्परेचर. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ गैस बाय डेल्टा टी. सो इसकी यूनिट क्या है, जूल्स पर मोल केल्विन. यूनिट क्या है, जूल्स पर मोल केल्विन. अब जो ये जो C की जो वैल्यू जो है ना, इट विल डिपेंड अपॉन द वे ऑफ हीटिंग ऑल्सो. C, द वैल्यू ऑफ C किसके लिए, फॉर गैस. लिक्विड या सॉलिड के लिए तो कांस्टेंट रहता है. द वैल्यू ऑफ C फॉर गैस विल डिपेंड अपॉन द वे ऑफ हीटिंग. इट विल डिपेंड अपॉन द वे ऑफ हीटिंग द गैस. दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी बोलो. सबसे पहले का हमने नाम क्या दिया था, मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको हमने लिखा क्या, CV. दूसरा हमने बोला मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको क्या लिखा, CP. ठीक है. जो तुम्हारी मोलर स्पेसिफिक हीट CV है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ गैस एट डेल्टा T डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट. मतलब जो मेरा ऊपर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था उसको मैं नीचे से हीट अगर कर रहा था, उसको अगर तुम हीट कर रहे थे तो तुम क्या करोगे कि गैस के पास हीट तो आ रही है, लेकिन अब वो उस हीट का कर क्या रहे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वर्क डन कितना होगा, 0. क्योंकि गैस को अगर वर्क करना है, गैस के ऊपर अगर तुम्हें वर्क करना है, either it is work done on the system or work done by the system. In both the cases there should be change in volume of the gas. और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा तो मेरा वर्क डन कितना होगा, 0. मतलब जितनी मैंने एनर्जी दी है, जितनी भी तुमने हीट सप्लाई की है, वो किस फॉर्म में जाके स्टोर हुई, in the form of internal energy of the gas. In the form of internal energy of the gas. So in that case you will say that the heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume. At constant volume will give you the value of CV. ठीक है. तो अगर मैं सबसे पहले CV की बात करूं तो ये क्या है, at constant volume. तो उस केस में तुम बोलोगे सिंस डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, जहां पे W क्या होगा, P डेल्टा V, और डेल्टा V तो क्या हो जाएगा, 0. तो जितनी भी तुमने हीट दी वो किस फॉर्म में दे दी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. अच्छा, हीट के लिए हमने क्या लिखा, N CV डेल्टा T. जो हीट जो दी वो तो लिखी N CV डेल्टा T, और डेल्टा U क्या था, F/2 NR डेल्टा T. डेल्टा U क्या था, F/2 NR डेल्टा T. डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट होगा, N से N कैंसिल आउट होगा. तो यहां से तुम्हारे पास CV की वैल्यू कितनी आएगी,
F/2 इंटू आर। CV की वैल्यू कितनी आएगी? F/2 इंटू आर। अब बताओ, हमने दो टाइप की गैसें देखी थी, मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, 3 देखी थी। बताओ F की वैल्यू कितनी थी मोनोएटॉमिक के लिए? 3। यहाँ पे हम लिखते हैं मोनो, यहाँ पे लिखते हैं डाई और यहाँ पे लिखेंगे पॉली। मोनो के लिए कितनी है F की वैल्यू? 3, डायटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6। तो यहाँ पे मुझे बताओ CV की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2R। डायटॉमिक के लिए कितनी आएगी? 5/2R और पॉलीएटॉमिक के लिए कितनी आएगी? 6/2R, जो बेसिकली हो जाएगी 2R के बराबर। ठीक है, ये 3R के CV बराबर नहीं होगी? सर 2 हाँ 3R के बराबर। हाँ सॉरी 3R। ये जो वैल्यू जो आई है ना CV की, ये आपको याद रखनी है फॉर पॉलीएटॉमिक एंड फॉर ऑल द 3 टाइप्स। समझ में आया? कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में समझ में आ गया। अगला देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर। अगला अपन देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर। आओ, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर CP की, तो इसका मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना। इस केस में वॉल्यूम क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे तुम इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तुमने प्रोसेस ऐसा मेंटेन करने की गैस का प्रेशर हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम। अगर तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी तुम एनर्जी दे रहे थे, उससे क्या हुआ? उसमें सारी इंटरनल एनर्जी मिली। इंटरनल एनर्जी मिली तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो भी तुमने हीट सप्लाई की, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सो इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, व्हेनेवर यू आर गिविंग द हीट टू द सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अब तुम्हें क्या मेंटेन करवाना है कि उसका प्रेशर क्या रहना चाहिए? सेम। प्रेशर क्या रहना चाहिए उसका? हमेशा सेम रहना चाहिए, चेंज तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर सेम रहेगा तो वहां पे तुम्हें अब कैसे चेंज करवाना पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम चेंज हो। या तो प्रेशर सेम रखवाने के लिए टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि अब जो भी तुमने हीट जो सप्लाई कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा ही, और जैसे ही कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में गया, टेम्परेचर सडनली बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा और तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करवाना है, तो तुम्हें वॉल्यूम को क्या करवाना पड़ेगा? चेंज करवाना पड़ेगा। या तो बढ़ेगा या कम होगा, जो भी तुम्हारा हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? पक्का पक्का चेंज होगा, ये बात की गारंटी है मुझे। ठीक है, अच्छा आओ, जो तुम्हारे पास अपना प्रोसेस जो है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, वो क्या बोलती है? dq इज इक्वल टू du प्लस w, और w की जगह हम p dv लिख लें। w की जगह हम क्या लिख लें? p dv। इधर देखो, dq इज इक्वल टू du प्लस p dv। ठीक है, dq क्या है? n cp डेल्टा t। dq कितना है? n cp डेल्टा t। du बताओ कितना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 nr डेल्टा t। और वर्क डन क्या था? p dv। वैसे तो वर्क डन तुम्हारा होता है इंटीग्रल p dv, लेकिन प्रेशर इस वाले कांस्टेंट, इस वाले प्रोसेस में कैसे ही तो इसको लिख सकते हो इंटीग्रल p को इंटीग्रल साइन से बाहर लिया और अंदर क्या लिखा? dv का इंटीग्रल, जिसको मैं इन जनरल p dv ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिख लिया हमने इसको? प्लस p dv। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, तो तुम क्या बोलोगे? PV इक्वल टू nRT। इसको डिफरेंशिएट करो तो PV का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? P dV प्लस V dP शुड बी इक्वल टू nR dt, शुड बी इक्वल टू nR dt। ये आएगा तुम्हारा कंप्लीट डेरिवेटिव। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस dP कितना आएगा? 0। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस dP कितना आएगा? 0। तो तुम क्या बोलोगे? P dV की वैल्यू कितनी होगी? nR डेल्टा t, nR dt। क्या आएगी वो? nR dt। इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट करो, बताओ तुम्हारे पास क्या आएगा? n cp डेल्टा t शुड बी इक्वल टू F/2 nR डेल्टा t। डेल्टा t है, dt कुछ भी लिख लो, प्लस nR डेल्टा t। अब देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, बताओ। n कैंसिल आउट हुआ, डेल्टा t और डेल्टा t कैंसिल आउट हुआ। सो cp की वैल्यू कितनी आएगी? F/2 r प्लस r।
मतलब F/2 प्लस 1 इंटू आर, यस F/2 प्लस 1 इंटू आर। समझ में आया? पक्का? यहाँ से अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले वही मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटोमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है? मोनो, डाई और पॉली या फिर ट्राइएटोमिक। मोनो के लिए कितनी? 3, डायटोमिक के लिए 5 और पॉली के लिए 6। अब आ जाओ सीपी पे, 3 वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 5/2 आर। डायटोमिक के लिए कितना आएगा? 7/2 आर और पॉलीएटोमिक के लिए कितना आएगा? 3R 4 आर। ठीक है, सो तुम्हें बेसिकली मोनोटॉमिक और डायटोमिक के लिए सीपी की वैल्यू को याद रखना है। मोनो और इसके लिए क्या रखना है? इसकी ये वाली वैल्यू को याद रखना है। अच्छा आगे देखो, अब तुम्हारे पास एक रिलेशन और आएगा यहाँ से, इसी वाली इक्वेशन से। देखो क्या रिलेशन मैं यहाँ पे डिड्यूस करने जा रहा हूँ। जो तुम्हारी ये वाली जो इक्वेशन है, इससे देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी। अच्छा, जो हमने CV लिखा था, क्या लिखा था? CV तो CV की वैल्यू कितनी थी? सिंस CV वाज इक्वल टू F/2R, तो यहाँ पे F/2 इंटू आर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? CV लिख सकता हूँ। और कौन कौन सी टर्म्स मेरी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है? N डेल्टा टी सबसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, और F/2R की जगह मैं CV लिख सकता हूँ। तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा? CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और इसको हम लिख लेते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और इस इक्वेशन को तुमने क्या बोला? मेयर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला? मेयर्स इक्वेशन। समझ में आई मेयर्स इक्वेशन क्या है? पक्की बात? ठीक है, सो ये मेयर्स इक्वेशन आपको याद रखनी है। CP माइनस CV इक्वल टू R। दिस इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी गैस। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी गैस। लेकिन गैस कौन सी होनी चाहिए? रियल या आइडियल? आइडियल गैस। कैसी होनी चाहिए? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए आंख बंद करके तुम CP माइनस CV इक्वल टू R लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, अब जो तुम्हारे पास CP की जो वैल्यू आई, CP की वैल्यू आई वो कितनी आई? CP की वैल्यू कितनी आई? F/2 प्लस 1 इंटू आर। CV की वैल्यू कितनी आई? F/2R। और एक तीसरा रिलेशन तुम्हारे पास क्या आया? CP माइनस CV इज इक्वल टू आर, जहां से तुमने क्या लिखा है? CP इज इक्वल टू CV प्लस आर। सो फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन डेफिनेटली से दैट CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये मैं मानूं कि तुमने कोई प्रोसेस किया और उस प्रोसेस में तुमने डेल्टा U या चेंज इन टेम्परेचर, नेगेटिव आ जाएगा ना। कहाँ ये नेगेटिव आएगा? आर नेगेटिव आ जाएगा, सीपी कम हो तो। हाँ, आज नेगेटिव आ जाएगा। ये तो ऐसे बोलो, अगर तुम्हारे CP CV से लेस हो गया तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वो हो नहीं सकता। ये तो एक एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है कि मान लो तुमने एक ऐसा प्रोसेस किया, एक गैस को तुम कांस्टेंट प्रेशर पे लेके जा रहे हो, दूसरे को तुम कांस्टेंट वॉल्यूम से लेके जा रहे हो, लेकिन दोनों ही प्रोसेस में मैं डेल्टा टी सेम रख रहा हूँ। दोनों प्रोसेस में क्या रख रहा हूँ? डेल्टा टी सेम रख रहा हूँ। जैसे ही मैंने दोनों प्रोसेस का डेल्टा टी सेम किया, डेल्टा यू भी दोनों प्रोसेस का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डेल्टा यू क्या हो जाएगा दोनों प्रोसेस का? सेम। अगर दोनों प्रोसेस का डेल्टा यू सेम हो गया तो मुझे ये बताओ, जिस केस में तुम्हें कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया था वहां पे वर्क तो क्या था? जीरो। वर्क डन क्या था? जीरो। तो वहां पे जितनी भी तुमने एनर्जी दी थी वो सारी की सारी एनर्जी किस में गई? डेल्टा टी को चेंज करने में गई। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में सिर्फ तुम्हें प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करवाना था, इसलिए गैस को साथ साथ क्या होना पड़ रहा था? एक्सपेंड होना पड़ रहा था। गैस को क्या होना पड़ रहा था? एक्सपेंड होना पड़ रहा था। मतलब अब जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कुछ वर्क डन में भी जा रही है। तो मुझे सेम डेल्टा यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैं डब्ल्यू वाले वर्क को क्या कर पाऊं? बैलेंस कर पाऊं दोनों साइड। क्या कर पाऊं? दोनों साइड बैलेंस कर पाऊं। इसलिए जो मेरा कांस्टेंट प्रेशर वाला जो प्रोसेस जो होता है, कांस्टेंट प्रेशर वाला जो प्रोसेस होता है, उसमें मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बात समझ में आई? ये एसेशन रीजन में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया? तो कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में तुम्हारे को जितनी भी एनर्जी देनी है वो एनर्जी का कुछ पोर्शन वर्क में भी जाता है, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट यू विल गेट द सेम डेल्टा यू इन बोथ द प्रोसेस। बात है समझ में? पक्का? अच्छा आगे देखो,
जो हमने सीपी देखा और सीवी देखा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, मैडम इधर ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास सीपी अपॉन सीवी कितना आएगा, सीपी कितना आएगा एफ प्लस 2/2 इंटू आर होल डिवाइडेड बाय एफ बाई 2 इंटू आर। बताओ यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, तो तुम्हारे पास सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी कितना बचेगा, एफ प्लस 2/f। इन जनरल इस वाली क्वांटिटी को तुम लिखते हो सीपी बाई सीवी, इसको हम बोलते हैं गामा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, जो आते कितना है 1 प्लस 2/f, 1 प्लस 2/f। यहाँ पे जो गामा जो है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, दिस इज नोन एज योर पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो जो तुम्हारी पॉइजन्स रेशियो है ये किसी भी गैस के लिए ऐसे ही डिफाइन होगी 1 प्लस 2/f। अब दोबारा आओ, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक की वैल्यूज बताओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ किसके लिए, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6। अब बताओ मुझे पॉइजन रेशियो गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/3, सो दैट विल बी 5/3। गामा इज 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। डायटोमिक के लिए बताओ 7/5 और पॉलीएटॉमिक के लिए बताओ 4/3। ठीक है, सो गामा तुम्हारा आता है 1.67 के अराउंड, यहाँ पे आता है 1.4 और यहाँ पे आता है 1.33। गामा क्या आता है 1.33। सो द पॉइजन रेशियो इज ईदर गिवन बाय द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी और इट इज गिवन बाय 1 प्लस 2/f। अब जैसे ही तुमने गैस ली, वो मोनोएटॉमिक थी या डायटोमिक थी या पॉलीएटॉमिक थी, वो उस वक्त फिक्स हो गया। जैसे ही तुम्हारी गैस फिक्स हुई, उसकी पॉइजन रेशियो भी फिक्स हो गई, उसकी पॉइजन रेशियो भी क्या होगी, फिक्स हो गई। अब दो रिलेशन और डिराइव कर देते हैं तुम्हारे बुक वाले, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो सीपी अपॉन सीवी को तुमने बोला गामा, और दूसरा रिलेशन क्या बोला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर तुम निकालोगे तो ये आएगी आर अपॉन गामा माइनस 1। कितनी आएगी, आर अपॉन गामा माइनस 1। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल कम आउट टू बी आर इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1, आर इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 1। समझ में आई, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इन दीज टर्म्स जब तुम डेल्टा यू निकालते हो तो वो आते हैं तुम्हारे पास एन सी बी डेल्टा टी। तो ये जितने भी मैंने रिलेशन लिखे हैं ना पिंक कलर वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछते हैं। और डेल्टा यू जो है, ये मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी प्रोसेस हो हमेशा उसके लिए डेल्टा यू क्या लिखने वाले हो, सेम लिखने वाले हो। डेल्टा यू हमेशा क्या लिखने वाले हो, सेम लिखने वाले हो। आ जाओ सीपी और सीवी के बारे में आखिरी बात। अब तक जो हमने बात की थी, सीपी या सीवी जो निकाला या गामा जो निकाला, ये तीनों ही हमने एक गिवन गैस के लिए निकाला। या तो तुम्हारे पास गैस मोनोएटॉमिक थी, या फिर तुम्हारी गैस डायटोमिक थी, या फिर तुम्हारी गैस पॉलीएटॉमिक थी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ गैस है, वो बोले कि भैया हमने तो क्या कर दिया, बताओ क्या कर दिया हमने, जैसे हाइड्रोजन के साथ हीलियम को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन के साथ हीलियम को मिक्स कर दिया, या फिर नाइट्रोजन के साथ हीलियम को मिक्स कर दिया, कोई भी मिक्सचर ऑफ गैस तुमने ला दिया। ठीक है, सो उसकी वजह से जो तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ गैस बना, उसका मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, तो देखते हैं कैसे निकालोगे। नाउ वी विल कैलकुलेट सीपी एंड सीवी फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। अच्छा, तुम्हें ये चीज पता है कि जो तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ के ऊपर तो डिपेंड किया नहीं। सो तुम्हारी मिक्सचर का जो इंटरनल एनर्जी जो आएगा वो इंडिविजुअल गैसेस के बराबर ही आएगा। पहली गैस की इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरे गैस की इंटरनल एनर्जी प्लस तीसरे गैस की इंटरनल एनर्जी, उन तीनों का सम कर दोगे तो तुम्हें मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी, मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी मिलेगी। तो आई एम एज्यूमिंग दैट आई एम मिक्सिंग n moles of gases at temperature T। कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। तो सबसे पहली जो मैं बात बोलूंगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सेकेंड एंड सो ऑन टिल इंटरनल एनर्जी ऑफ nth गैस। ठीक है, अच्छा इंटरनल एनर्जी आती कितनी है, एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी कितनी आती है,
एन सी, अच्छा डेल्टा यू बोलूंगा तो डेल्टा टी की बात करूंगा, अगर यू बोल रहा हूं तो एन सी टी लिख सकते हैं, या तो तुम यहाँ पे डेल्टा की बात कर लो, डेल्टा यू ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा यू एन। डेल्टा यू कितना होगा, एन वन सी वी वन डेल्टा टी, क्योंकि गैस का मिक्सचर है तो तुम मिक्सचर को जितने भी टेम्परेचर से हीट करोगी, इंडिविजुअल सारी की सारी गैसेस उतने टेम्परेचर से हीट होंगी, तो सभी गैसेस का डेल्टा टी क्या रहेगा, सेम। लेकिन सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिफरेंट है, सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिफरेंट है, और सारी गैसेस भी अलग अलग टाइप की थी, इसलिए उनका सीवी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन सभी का डेल्टा टी क्या रहेगा, सेम। सो डेल्टा यू टू कितना लिखोगे, एन टू सी वी टू डेल्टा टी टू प्लस एनएच गैस के लिए जो भी तुम लिखोगे टर्म, और डेल्टा यू ऑफ मिक्सचर को कैसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इनटू डेल्टा टी, यही चीज लिखोगे। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, डेल्टा टी सारी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालोगे, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल मोल्स ना, क्योंकि मोल्स तो सीधे सीधे मैथमेटिकली ऐड हो जाएंगे। सो एन ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू एंड सो ऑन। सो सीवी ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा बताओ, सीवी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू एंड सो ऑन। समझ में आया, दिस इज योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। सिमिलरली सीवी ऑफ द मिक्सचर, अच्छा तुम्हारे पास मेयर्स रिलेशन हमेशा वैलिड होगा, मेयर्स रिलेशन तो हमेशा वैलिड होना चाहिए ना, तो मेयर्स रिलेशन क्या बोलेगा, सीपी ऑफ द मिक्सचर माइनस सीवी ऑफ द मिक्सचर शुड बी इक्वल टू आर। आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो मिक्सचर के लिए भी वही रहेगा, सिंगल गैस के लिए भी वही रहेगा। आर की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, चाहे तुम्हारे मोनोएटॉमिक हो, बायोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो या मिक्सचर ऑफ गैस हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। और अगर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा सेम है तो इस वाले रिलेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास सीपी ऑफ द मिक्सचर कितना आएगा, आर माइनस सी एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू एंड सो ऑन। ये तुम्हारे पास आएगा मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आई बात, ठीक है। अब हमने सीवी और सीपी तो निकाल लिया, मुझे चाहिए गामा ऑफ द मिक्सचर, मुझे क्या चाहिए, गामा ऑफ द मिक्सचर। तो गामा कैसे निकालोगे, वो निकालोगे सीपी अपॉन सीवी से। कैसे निकालोगे, सीपी अपॉन सीवी से। तो उस वाली इक्वेशन जब तुम सॉल्व करते हो ना तो थोड़ी सी लंबी इक्वेशन बनती है, लेकिन सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ बस, ठीक है। सो पॉइजन्स रेशियो फॉर mixture of gases, for mixture of gases, this is given by n1 plus n2 and so on upon gamma of the mixture minus 1 is equal to n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 divided by gamma 2 minus 1 and so on। समझ में आया, ठीक है। यहां से तुम निकालोगे गामा ऑफ द मिक्सचर, दिस इज इक्विवेलेंट पॉइजन रेशियो ऑफ द गैसियस मिक्सचर, इक्विवेलेंट पॉइजन रेशियो ऑफ द गैसियस मिक्सचर। समझ में आई बात, पक्का। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले बोलो, सबसे पहले हमने बात की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हमने देखा कि अगर तुम्हारा कोई भी एक गिवन प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे जो भी तुमने एनर्जी दी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो वो एनर्जी कितनी आएगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। फिर हमने हीट के बारे में देखा कि लिक्विड और सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन गैसेस की क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कैसे कैसे चेंज होगी उसके बारे में हमने देख लिया, दो टाइप से डिफाइन किया, एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने बात की इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी फॉर अ आइडियल गैस विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, but the same internal energy will be a function of pressure for real gas, pressure as well as temperature। डेल्टा यू की वैल्यू किसी भी प्रोसेस के लिए हमेशा क्या रहेगी, एन सी वी डेल्टा टी, हमेशा क्या रहेगी, एन सी वी डेल्टा टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। सो पाथ चाहे कैसा भी हो, डेल्टा यू हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। सो डेल्टा यू इज अ पॉइंट फंक्शन, डेल्टा यू इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, वर्क डन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड किया,
इंटीग्रल पी डीवी के ऊपर। वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड किया है? इंटीग्रल पी डीवी के ऊपर। तो वर्क डन पे जब हम आए थे, कहाँ पे आए थे? आ जाओ, हाँ यहाँ पे आए थे वर्क डन के ऊपर। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द इंटीग्रल पी डीवी, जो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर ये इंटीग्रल पी डीवी के बराबर है, सो इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस पाथ। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस। और अगर वर्क डन प्रोसेस के ऊपर अगर डिपेंड करता है, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। हाँ या ना? अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा? डिफरेंट। सो वर्क डन पाथ फंक्शन कहलाएगा या पॉइंट फंक्शन? पाथ फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैडम आज आग लगा रहे हो तुम, सारी चीजें अच्छे से बता रहे हो। इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। तो अगर तुम एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अलग अलग पाथ को अगर फॉलो करके जाते हो, तो हर पाथ का वर्क डन क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अच्छा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज अ पॉइंट फंक्शन, बट डेल्टा डब्ल्यू इज अ पाथ फंक्शन। तो डेल्टा यू क्या आएगा? डेल्टा क्यू क्या आएगा? पाथ फंक्शन या पॉइंट फंक्शन? पाथ फंक्शन आएगा वो भी, क्योंकि पॉइंट फंक्शन तो बोलता है मैं तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वर्क डन क्या बोला? मैं तो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। तो हीट भी क्या बोलेगी? भैया मुझे भी पाथ के ऊपर फिर डिपेंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा क्यू एज वेल एज डेल्टा डब्ल्यू बोथ आर पाथ फंक्शन, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इट इज अ पॉइंट फंक्शन। वो क्या रहेगा तुम्हारा? पॉइंट फंक्शन। फिर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में देखा, दो टाइप से है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वाली हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम वाली से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के केस में तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में जाएगी? टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, जो कैसे मेंटेन होगा? बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, मतलब बाय डूइंग वर्क डन बाय द सिस्टम। बात समझ में आई? ठीक है। हमने मेयर्स रिलेशन निकाला, मेयर्स रिलेशन के अलावा हमने पॉइजन रेशियो और अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे देखी। ये जितनी भी वैल्यूज मैंने आज निकलवाई है, ये सारी तुम्हें अच्छे से